हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। पिछले काफ़ी लेक्चर्स के अंदर हम फिज़िक्स के काफ़ी टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। मेरे को तो आप जान ही गए होंगे आप लोग। डॉक्टर योगिता श्रीमाली आपके फिज़िक्स टीचर। काफ़ी लेक्चर्स हम लोगों ने प्रत्यावर्ती धारा पे पढ़े हैं। प्रत्यावर्ती धारा का बहुत बेसिक हमने पीछे पढ़ा है, लेकिन क्या आप लोगों ने रिवीजन किया? वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप 100% मेहनत करेंगे तो सक्सेस आप 90% ले पाओगे। मतलब अगर 100% मेहनत करी तो आपको जो सक्सेस मिलेगी, जो आपको सफलता मिलेगी, वो 90% मिलेगी। और अगर आपको 100% सफलता चाहिए तो सोच लीजिए आपको कितनी मेहनत करनी है। ठीक है, मैंने पढ़ाया, मैंने मेरे एफर्ट्स दिए, लेकिन उसको आपने कैच कितना किया, आपने उसका रिवीजन कितना किया, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आप किसी चीज को बार बार रिवीजन करेंगे तो ही आपका उसके अंदर परफेक्शन आएगा। ठीक है, कल हमने औसत शक्ति पढ़ी थी, किसके लिए? केवल आर, केवल एल और केवल सी के लिए। हम जस्ट थोड़ा सा उसका रिवीजन ले रहे हैं ताकि आज वापस से आपको एलसीआर जब हम पूरा करेंगे तो उसका थोड़ा सा याद आ जाएगा। कल हमने क्या पढ़ा था? केवल प्रतिरोध में शक्ति संरक्षित रहती है। कितनी रहती है? अधिकतम रहती है। कितनी थी? केवल अगर मेरे पास प्रतिरोध है, केवल मेरे पास अगर आर है, तो आर में कितनी शक्ति संरक्षित हो रही थी? वी आर एम एस और आई आर एम एस। ये हमने कल डिराइव कर लिया था, कोई दिक्कत? तो ये चीज हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। क्या पढ़ा था हमने? कि प्रतिरोध में इतनी अधिकतम शक्ति संरक्षित होती है, इतनी अधिकतम शक्ति संयोजित होती है। पूरा डेरिवेशन करके हमने इसको किया था। उसी तरह से एल या सी, एल क्या था? प्रेरण कुंडली, सी क्या था? संधारित्र। इनमें जो ऊर्जा संरक्षित होती है, इनमें जो शक्ति संरक्षित रहती है, वो कितनी होती है? 0। इसीलिए आर को वास्तविक अवयव कहा जाता है, रियल एलिमेंट कहा जाता है। एल और सी को काल्पनिक अवयव कहा जाता है, इमेजिनरी एलिमेंट्स कहा जाता है। क्योंकि अगर हम ऐसे भी सोचो, आप पानी बह रहा है, किसी नल के अंदर, किसी पाइप के अंदर पानी बह रहा है, और पानी अगर कहीं से निकल ही नहीं रहा है, तो क्या हमें लगेगा कि उसमें से पानी बह रहा है? हमने पंखा चलाया लेकिन उसकी हवा ही हमें नहीं लग रही है, तो क्या हमें लगेगा कि वो पंखा चल रहा है? नहीं लगेगा हमें कि पंखा चल रहा है। तो हमें लगेगा कि बस ये तो काल्पनिक है, पंखा चल रहा है, हमें इसकी तो कोई हवा लग ही नहीं रही है। उसी तरह से जब धारा प्रतिरोध में से प्रवाहित होगी और हमें उसमें से शक्ति मिलेगी, तो ही हमें लगेगा कि वो सही है। और एल और सी में से धारा प्रवाहित हो रही है और हमें उससे कोई शक्ति नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब वो काल्पनिक व्यवहार दिखा रहे हैं, इमेजिनरी बिहेवियर दिखा रहे हैं। ये चीज तो हमने कल पढ़ ली थी। हमने इसको पूरा डिराइव भी कर लिया था, डेरिवेशन भी इसका पूरा निकाल लिया था, फॉर्मूला पूरा हमने फिजिक्स में, मैंने आप लोगों को बार बार कहा है, प्रूफ चाहिए, हर चीज का डेरिवेशन चाहिए, प्रूफ चाहिए। तो ये चीज हमने कल डिराइव करके बता दी थी। आज हमें करना है एलसीआर परिपथ। ठीक है, क्या था एलसीआर परिपथ? हमने एल, सी और आर को सीरीज में जोड़ दिया था। बनाए एक बार डायग्राम, कैसा था हमारा? ये थी प्रेरण कुंडली, ये था प्रतिरोध और ये था संधारित्र, और इन तीनों को हमने एक प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ दिया। ये सिंबल ही क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि प्रत्यावर्ती स्रोत है। हर जगह लिखने की जरूरत नहीं है, V = V0 sin ओमेगा t। ये सिंबल बना दिया, दैट्स इनफ। मतलब ये प्रूव हो गया कि यहाँ पे हमने प्रत्यावर्ती स्रोत जोड़ा है। ये हमारी प्रेरण कुंडली है L, ये हमारा प्रतिरोध है R, और ये है संधारित्र C। ठीक है, जब हमने एलसीआर सीरीज सर्किट किया था तब हमने इसका फेजर डायग्राम भी बनाया था, और मैंने ये भी कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। फेजर डायग्राम कैसा बना था हमारा? यहां पे हमने I लिया था, यहां पे हमने V लिया था, और I और V के बीच में फाई का एंगल बना था। ये फेजर डायग्राम भी हमने कहां बनाया था? एलसीआर सीरीज सर्किट में हमने इस चीज को बनाया था। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं समझा रही हूं, पीछे हम सब कुछ कर चुके हैं, सिर्फ वापस रिवीजन आ जाए ताकि जब मैं लिखूं तो आप लोगों को ये समझ में आए कि आया कहां से था। वरना क्या होगा, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा ये फॉर्मूला आया कहां से। अब आपके पास ये फेजर डायग्राम है, आपके पास ये सर्किट है, आरएलसी में कितनी ऊर्जा संरक्षित रहती है वो भी हमारे पास है, सारा रिविजन हो गया। आज हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। क्या है नेक्स्ट टॉपिक?
LCR में कितनी ऊर्जा संरक्षित रहती है, कितनी शक्ति संरक्षित रहती है। चलिए शुरू करते हैं। जब हम LCR के लिए वोल्टेज लिखते हैं तो V इज इक्वल टू बनेगा V नॉट साइन ओमेगा टी, और I कितना बन जाएगा, I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई। ये फाई क्या था, V और I के बीच में कलांतर था, जो हमने फिगर के अंदर भी बनाया कि ये V और ये I है, इन दोनों के बीच में फाई का डिफरेंस है। फिगर में भी हमने क्या बनाया, बताओ वापस से। देखिए क्या था, यहाँ पे I था, यहाँ पे V था, और ये फाई का एंगल था। अब ये माइनस साइन क्यों आया, समझ में आया? क्योंकि V आगे है और I पीछे है। कितना पीछे है, फाई एंगल से पीछे, इसलिए हमने यहाँ पे ओमेगा टी माइनस 5 लगाया। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या निकालनी है, पावर निकालनी है, शक्ति निकालनी है। फॉर्मूला क्या था, कल वाला याद है, क्या था फॉर्मूला, P इज इक्वल टू 1/t इंटीग्रेशन 0 से t p dt। पिछले लेक्चर में ही हमने ये फॉर्मूला बताया था और बहुत डिटेल में बताया था। हम हर जगह डिटेल में नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिखेंगे एग्जाम में भी कि जो एवरेज पावर बनती है, जो औसत ऊर्जा बनती है, वो 1/t इंटीग्रेशन 0 से t p dt बनती है। ये p क्या था, स्मॉल p क्या था, किसी एक स्पेसिफिक टाइम पर, किसी एक पर्टिकुलर समय पर जो शक्ति का मान है वो p था, और हमने उसको क्या किया, पूरा साइकिल 0 से t के लिए अलग अलग p के मान लिए और उसका हमने क्या निकाल दिया, समीशन कर लिया, मतलब उसका औसत निकाल लिया। ठीक है, p और v की वैल्यू हम p को हम क्या लिख सकते हैं, पावर है, पावर को हम क्या लिखते हैं, शक्ति को लिखते हैं v इंटू आई। हमारे पास v का भी मान है LCR परिपथ के लिए, I का भी मान है LCR परिपथ के लिए। इन दोनों मानों को यहाँ पे पुट करना है। क्या होगा, एवरेज पावर इज इक्वल टू 1/t इंटीग्रेशन 0 से t v नॉट साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाई, ये डॉट किसको बताता है, मल्टीप्लाई को बताता है, I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5। ठीक है, इंटू डी टी। डी टी लिखना मत भूलना, इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन में डी टी, डी एक्स, डी वाई ये लिखना बहुत जरूरी होता है, तो लास्ट में हमने डी टी लिख दिया। ये जो हम डी टी लिखते हैं या डी एक्स लिखते हैं या डी वाई लिखते हैं, ये क्या बताता है, ये बताता है कि हमें किसके सापेक्ष में समाकलन करना है। अगर आपने डी टी लिखा ही नहीं यहाँ पे तो पता ही नहीं चलेगा ना कि हमें किसके सापेक्ष में समाकलन करना है। तो ये डी टी लिखा, इसका मतलब जिसमें भी टी आ रहा है सिर्फ उसी का ही समाकलन करना है, जो जिसमें टी नहीं आ रहा है वो कांस्टेंट है। तब किस में टी नहीं आ रहा है, वी नॉट में नहीं आ रहा है, आई नॉट में नहीं आ रहा है, ये दोनों इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे। वी नॉट आई नॉट डिवाइड बाई टी 0 से टी साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी माइनस 5 डी टी। क्लियर यहां तक, कोई नहीं दिक्कत। चलिए अब आगे का सारा काम ट्रिग्नोमेट्री। कल भी मैंने, पिछली क्लास में भी मैंने आपको कहा था करना क्या है हमको, ना तो ट्रिग्नोमेट्री छोड़नी है, ना मैट्रिक्स छोड़नी है, ना इंटीग्रेशन छोड़ना है, ना डिफरेंशिएशन छोड़ना है। अगर ये चारों चीजें अच्छी है, फिजिक्स में कहीं किसी डेरिवेशन में दिक्कत नहीं आएगी। तो ये चारों चीजें हमारे बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। और जैसे जैसे आप डेरिवेशन करते जाएंगे उसमें आपको को छोटे छोटे से फॉर्मूले जो हमने 11th-12th में पढ़े थे उनका रिविजन भी होता जाएगा। यहाँ पे अब हमें ट्रिग्नोमेट्री लगानी है। क्या करें, अब पिछले जो टॉपिक्स थे, लास्ट लेक्चर्स में जो हमने टॉपिक्स किए थे उसमें केवल एक ही टर्म आ रही थी, या तो साइन आ रहा था या कॉज आ रहा था या साइन स्क्वायर आ रहा था या कॉज स्क्वायर आ रहा था। अब हमारे पास दो टर्म्स आ गई, ये भी आ गई और ये भी आ गई। क्या करें, यहाँ पे हम वापस से ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पढ़ा हुआ आप लोगों ने, साइन ए माइनस बी कितना होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ट्रिग्नोमेट्री का ये एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले को हमें इस जगह पे लगाना है, साइन ओमेगा टी माइनस 5 इस जगह पे इस फॉर्मूले को लगाना है। लगाते हैं, क्या बनेगा, वी नॉट
आई नॉट डिवाइड बाय टी, 0 से t साइन ओमेगा टी। अब देखो इसकी जगह पे हमें फॉर्मूला लगाना है। a हमारा क्या बना ओमेगा टी, b क्या बना फाई, क्या बन जाएगा साइन ओमेगा टी कॉस फाई माइनस कॉस ओमेगा टी साइन फाई। ठीक है, साथ में dt लग गया, यहां तक ठीक है। अब हमें इस साइन ओमेगा टी को इधर भी मल्टीप्लाई करना है और इधर भी मल्टीप्लाई करना है, दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनेगा P एवरेज इज इक्वल टू वी नॉट आई नॉट डिवाइड बाई टी, 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई माइनस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाई, और इन सब के साथ dt आ जाएगा। राइट, यही फॉर्मूला बना हमारा। अब यहां पे इंटीग्रेशन में दो टर्म्स बन रही है, एक ये वाली टर्म है और एक ये वाली टर्म है, हम दोनों को सेपरेट कर देते हैं। तो क्या बन जाएगा वी नॉट आई नॉट डिवाइड बाई टी, 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई डी टी माइनस सेकेंड वाली टर्म वी नॉट आई नॉट डिवाइड बाई टी, 0 से t, यहां पे मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड भी कर रही हूं। और ये क्यों कर रहे हैं, ये भी लास्ट लेक्चर में क्लियर हुआ था। फॉर्मूला बनाना है, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बनाना है, इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई भी किया और 2 से डिवाइड भी किया। लास्ट लेक्चर में भी हमने 2-3 डेरिवेशन में ये स्टेप किया था, वही स्टेप वापस से फॉलो करना है। ये किसका फॉर्मूला बन गया, याद आ रहा है, क्या था साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही तो फॉर्मूला बन रहा है। तो क्या बन जाएगा वी नॉट आई नॉट डिवाइड बाई टी, 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई डी टी माइनस वी नॉट आई नॉट डिवाइड बाई 2t इंटीग्रेशन 0 से t साइन 2 ओमेगा टी साइन फाई डी टी। ठीक है, ये दो स्टेप्स बन गए। अब सिंपल हमें जो कल बेसिक लगाया था वही बेसिक लगाना है, उससे पहले एक और चीज करनी है। क्या करनी है, ये कॉस फाई और यहाँ पे ये साइन फाई, इसमें भी कहीं t नहीं आ रहा है। मैंने क्या बताया, यहाँ पे dt लिखा है, इसका मतलब जहां t आ रहा है सिर्फ उसी का ही इंटीग्रेशन करना है, जहां t नहीं आ रहा है उसका इंटीग्रेशन नहीं करना है। तो cos फाई में t नहीं आ रहा है, इसका इंटीग्रेशन नहीं करना है, sin फाई में t नहीं आ रहा है, इसका इंटीग्रेशन नहीं करना है। तो हम sin फाई और cos फाई को भी इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे। क्या बन जाएगा v नॉट आई नॉट बाई टी, यहां से cos फाई बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। और सेकेंड वाली स्टेप में क्या मिला था, माइनस वी नॉट आई नॉट डिवाइड बाय 2t, यहां से साइन फाई बाहर आ रहा था, इंटीग्रेशन 0 से t साइन 2 ओमेगा टी डी टी। ठीक है, अगर साथ के साथ अच्छे से समझ रहे हो तो कॉपी पेन साथ में लेके बैठो, जो डेरिवेशन कर रहे हैं उसको हाथ से लिखते जाओ। एक बार हाथ से लिख लिया, दूसरी बार जब उसका रिवीजन करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी कि फॉर्मूला आया कहां से था। ठीक है, चलिए लास्ट लेक्चर में हमने ये बताया था पूरे एक साइकिल के लिए 0 से t के लिए साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, t/2 होती है, और केवल साइन या केवल कॉस की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो इसका मतलब ये जो मान आ रहा है इसका मान तो बन जाएगा t/2, और जो ये मान आ रहा है इसका मान बन जाएगा 0। अगर ये 0 है तो सेकेंड टर्म पूरी ही 0 हो गई, सिर्फ फर्स्ट टर्म रह जाएगी। आंसर बन गया वी नॉट आई नॉट डिवाइड बाई टी कॉस फाई
इस पूरे इंटीग्रेशन की जगह हम रख देते हैं t/2। t से t कट गया, p एवरेज इज इक्वल टू v0 I0 डिवाइड बाय 2 cos phi। ये भी लिख सकते हो आप, लेकिन अगर हम इसको RMS की टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो हमें पता है V0 डिवाइड बाय रूट 2 VRMS होता है, I0 डिवाइड बाय रूट 2 IRMS होता है, तो ये बन जाएगा V0 बाय रूट 2 और ये बन जाएगा I0 बाय रूट 2 और cos phi। तो फाइनल रिजल्ट क्या मिल गया? VRMS IRMS cos phi। ठीक है बच्चों, क्लियर? यहां तक समझ में आया? अब अगर अपन कंपैरिजन करते हैं किसके साथ? प्रतिरोध के साथ और LCR के साथ, क्योंकि L और C में तो कोई ऊर्जा संरक्षित नहीं हो रही, कोई शक्ति संरक्षित नहीं हो रही, मान शून्य आ रहा था। मान किस में आ रहा था? R में आ रहा था। तो अगर अपन ने R के लिए एवरेज पावर निकाली थी, P एवरेज निकाला था, वो मिला था VRMS और IRMS। ठीक है। और अगर अपन LCR के लिए करते हैं तो LCR के लिए जो एवरेज पावर मिली वो मिली VRMS IRMS cos phi। क्या डिफरेंस आया दोनों में? एवरेज पावर जो रेजिस्टर में प्रतिरोध में संरक्षित हो रही थी वो VRMS IRMS है, जो क्या है? एवरेज पावर का अधिकतम मान है, मैक्सिमम वैल्यू है। किसी भी परिपथ में जो अधिकतम शक्ति संरक्षित हो सकती है वो इतनी ही होगी। ठीक है। और अगर अपन LCR की बात कर रहे हैं तो LCR में ये अधिकतम मान तो आ ही रहा है, इसके साथ में एक cos phi टर्म भी आ रही है। अब ये cos phi क्या है? यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसको हम लेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। लेकिन इसको अच्छे से समझना है, हाथ से करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाथ से नहीं करोगे फॉर्मूले याद नहीं रहेंगे, हाथ से लिखना बहुत जरूरी है। अगर 90% चाहिए तो 100% मेहनत करनी है, और अगर 100% चाहिए तो 120% मेहनत करनी है। ठीक है, चलिए मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।